सो हेलो एवरीबॉडी, अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नया किंगडम एंड दैट इज योर किंगडम प्रोटिस्टा। तो चलिए फिर देखते हैं। अभी तक हमने आपके क्लासिफिकेशन के सिस्टम्स को कवर कर दिया है। सेकेंडली हमने मोनेरा को कवर किया, जहां हमने पहले आर्काई बैक्टीरिया को कवर किया, फिर यू बैक्टीरिया को, और अब हम कवर अप करने जा रहे हैं आपके किंगडम प्रोटिस्टा को। किंगडम प्रोटिस्टा। उससे पहले मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। ये पुराने लेक्चर का हमारा सवाल है। मोस्ट नंबर ऑफ बैक्टीरियाज विल बी प्रेजेंट इन कर्ड, मिल्क, सॉइल या फिर एटमॉस्फेयर। बताइए क्या लगता है आपको इसका उत्तर? होप सो विजिबल है ये बढ़िया तरीके से। कहां होंगे सबसे ज्यादा बच्चों बैक्टीरिया? तो बच्चे इसका सही आंसर है कर्ड नहीं, मिल्क नहीं, एटमॉस्फेयर नहीं, सॉइल। इसका रेफरेंस क्या है जरा वो सुनो। रेफरेंस सर कैसे फ्रेम कर सकते हो आप ऐसा क्वेश्चन? एनसीईआरटी की एक लाइन है, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरियाज इन अ हैंडफुल ऑफ सॉइल। अगर आप एक मुट्ठी मिट्टी उठा लो तो उसमें आपको न जाने कितने हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरियाज मिल जाएंगे। ये लाइन मेरी नहीं है, ये लाइन आपकी किसकी है दोस्त? एनसीईआरटी की है। मैं कहीं से उठा के नहीं लाया हूं इस लाइन को, तो ये वहां का रेफरेंस है। तो हमने क्या दिमाग लगाया कि आपका एग्जामिनर ये सवाल भी तो पुटअप कर सकता है कि सबसे ज्यादा बैक्टीरिया क्या होते हैं। ऑल्दो एनसीईआरटी में डायरेक्टली नहीं पुटअप करा है कि सबसे ज्यादा बैक्टीरिया सॉइल में ही होते हैं, लेकिन बाकी जगहों का कोई डेटा नहीं दिया है। और अगर रैंडमली जब हम बच्चे को ये क्वेश्चन देते हैं एट द एंड ऑफ देयर सिलेबियाई कि आपका पूरा सिलेबस हो चुका है, और फिर हम आपको ये क्वेश्चन देते हैं, तो आपका माइंड ये क्लिक नहीं करता कि ये क्वेश्चन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का है। तब तक आप बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ चुके होते हो, जैसे कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज आप पढ़ चुके होते हो, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर आप पढ़ चुके होते हो। तो 12th के आप बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ चुके होते हो, जहां माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में आप पढ़ते हो कि सर कर्ड में भी एक बैक्टीरिया होता है, एक बैक्टीरिया की कैटेगरी होती है जिसे हम लैब बैक्टीरिया या लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कहते हैं। तो वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होता है वो दही जमाता है। सर दही में तो बहुत सारे बैक्टीरियाज होते होंगे, दे आर ऑल्सो गुड फॉर अवर हेल्थ, तो क्यों ना इसको टिक कर दिया जाए, और वहीं पर आप मार खा जाते हो। ठीक है ना दोस्त? ये बात आपको ध्यान में रहेगी? बिल्कुल रहेगी गुरुजी, बिल्कुल रहेगी, और रखनी ही पड़ेगी। ठीक है, रखनी ही पड़ेगी बात तो ध्यान। तो प्रोटिस्टा को शुरू करते हैं। तो बताइए दोस्त, क्या समझते हैं आप प्रोटिस्टा से? बताइए क्या समझते हैं आप इससे? सर अभी तक हमने मोनेरा की स्टडी करी। एक टेबल हमने बनाई थी दोस्त जब हम क्लासिफिकेशन का सिस्टम पढ़ रहे थे। तो मोनेरा में हमने क्या कर दिया, ऑल यूनिसेलुलर प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स या प्रोकैरियोट्स को रख दिया। बाकी फंजाई, प्लांटाई, एनिमिलिया में जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो टिश्यू या टिश्यू से ऊपर लेवल का होता है। यानी कि जितने भी आपके यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे वो प्रोटिस्टा में आ गए। ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स किसमें आ गए? आपके प्रोटिस्टा में आ गए। प्रोटिस्टा में आ गए। क्लियर है बात? हाँ जी सर। बट
द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम इज नॉट वेल डिफाइंड। सर लेकिन इस किंगडम की जो बाउंड्रीज हैं वो कोई अच्छी तरीके से डिफाइन नहीं करी गई हैं। सर आप ऐसा कैसे कह सकते हो? जैसे आप ध्यान से समझिए, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मैं आपके सामने दो एग्जांपल पुट अप करता हूं। एक जगह मैंने आपके प्रोटिस्टा का एग्जांपल ले लिया, डाई एटम्स, अभी हम पढ़ेंगे इसको। और एक जगह मैंने एग्जांपल ले लिया आपका क्लेमाइडोमोनास। तो अगर मैं बात करूं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की, कि इनकी बॉडी किस किस चीज से ऑर्गेनाइज होके मिलजुल के बनी है, तो इसका भी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर होता है और इसका भी सेलुलर होता है। अगर मैं बात करूं सेल टाइप की, तो ये भी आपका यूकैरियोटिक सेल होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस वाला सेल, और ये भी यूकैरियोटिक सेल होता है। दोनों सेलुलर होते हैं, दोनों यूकैरियोटिक होते हैं। मतलब अगर मैं किसी बच्चे से यह पूछूं कि भाई यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, प्रोटिस्टा वाली डेफिनेशन देके आपसे पूछूं, तो एक बच्चा तो मेरे को आंसर देगा, क्या सर? एक बच्चा तो मेरे को आंसर देगा कि सर यूनिसेलुलर यूकैरियोट बोला आपने। मैंने कहा हाँ सर, तो वो आएगा प्रोटिस्टा में, क्योंकि डाई एटम्स किसका एग्जांपल है? प्रोटिस्टा का, प्रोटिस्टा का। और वहीं पे जब मैंने दूसरे बच्चे से पूछा, तो मान लो उसके दिमाग में ये नहीं आया, उसके दिमाग में आया क्लेमाइडोमोनास, तो वहीं पे दूसरा बच्चा मेरे को क्या आंसर देगा कि सर ये तो एल्गी है, एल्गी और प्लांट्स के अंदर आती है, तो सर हम प्लांट्स कहूंगा मैं तो इसका आंसर। तो अब गलत कौन और सही कौन? जवाब ये है कि बोथ आर करेक्ट एट दियर ओन प्लेसेस, दोनों ही सही हैं। ऐसा कह दिया जाता है कि ये सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को कंटेन करता है, लेकिन अगर हम देखें तो स्टूडेंट 1 आंसर प्रोटिस्टा देगा, स्टूडेंट 2 आंसर प्लांट देगा, दोनों ही सही सही है। या तो मैंने क्लेमाइडोमोनास लिया है, मैं चाहूं तो क्लोरेला ले लूं, न जाने कितने यूनिसेलुलर प्लांट्स भी होते हैं। आई बात समझ में? तो दोनों ही बच्चे अपनी अपनी जगह सही हैं। द रीजन इज जस्ट बीइंग कि ये जो किंगडम है हमारा, दैट इज योर किंगडम प्रोटिस्टा, इसकी जो बाउंड्रीज हैं आर नॉट वेल डिफाइंड। ये वेल डिफाइंड नहीं है, ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो प्रोटिस्टा किसका काम करता है? दस एक्ट्स एज अ कनेक्टिंग लिंक। तो ये बच्चों एक कनेक्टिंग लिंक का काम करता है, ये कनेक्ट करने का काम करता है बिटवीन यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, यानी कि हमारे बैक्टीरिया, एंड अदर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटाई, एनिमीलिया, उनके बीच की एक कड़ी है ये। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, फिर प्लांटाई, फिर एनिमीलिया। तो ये जो प्रोटिस्टा है ये आपका बीच में कनेक्ट करने का काम कर रहा है। देख लीजिए, देख लीजिए, देख लीजिए। क्लियर है बात? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। ये इजी फाइलम है, पहले सॉरी इजी किंगडम है, पहले ही बता देता हूं। इसके बाद फंजाई जब आएगा वो आपको थोड़ा सा हेडेक डेफिनेटली दे सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो दोस्त अगर मैं प्रोटिस्टा की बात करूं तो ध्यान से सुनिएगा। सर जो प्रोटिस्टा है हमारा, इसमें अलग अलग फाइलम्स आते हैं। प्रोटिस्टा इज अ किंगडम, इसके अंदर अलग अलग क्लासिफिकेशंस हैं, डिविजन्स हैं या फाइलम्स हैं आप कह लो। तो टोटल 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड करा गया है।
टोटल 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड करा गया है। कौन कौन से सर? उसको याद आपको करने की मैं ट्रिक बताता हूं, और एनसीईआरटी में एक लाइन है जो आपको बहुत परेशान करेगी, मैं उसको यही लिखूंगा। ट्रिक है बच्चों CDE-SP, तो SP तो याद हो ही जाएगा, फिर CD फिर E। तो CD मतलब CD जानते हो यार, घरों में CD होती थी, एक E याद करना है बीच में और उस साइड SP, CDE-SP। तो आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे C फॉर क्राइजोफाइट्स, C फॉर क्राइजोफाइट्स, D फॉर डाइनोफ्लैजिलेट्स। और बच्चों को सीक्वेंस में ही याद करना है ना, बायोलॉजी हमेशा सीक्वेंस से ही याद करी जाती है। E फॉर यूग्लिनॉइड्स, S फॉर स्लाइम मोल्ड एंड P फॉर योर प्रोटोजोआन्स। तो CDESP यानी कि क्राइजोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोआन्स। ये हमारी ट्रिक है इनको याद करने की बच्चों, इनको याद करने की, प्रोटोजोआन्स को याद करने की। हमें एक एक करके इनकी स्टडी ही करनी है। अब ध्यान से सुनना, एनसीईआरटी की एक लाइन है जो बार बार घुस जाती है और बार बार बच्चों को परेशान करती है, तो हमने उसका निवारण यही निकाल दिया। आप बार बार उसको याद नहीं कर पाओगे, यही नहीं कर पाओगे, यकीन मानो मेरी बात। भाई बीच बीच में दिखती है ना, बड़ी दिमाग खराब करती है कि यार ये डेटा बीच में घुस गया, इसमें कोई लिंक ही नहीं बैठ रहा। आपको चीजें तब याद रहेंगी जब आप उनके बीच में कोई लिंक रखाओगे। जैसे यहां पर मैं क्या लिंक लगा के दे रहा हूं आपको कि मैंने सारी चीजें एक ही साथ करा दी, आपको बहुत अच्छा लिंक मिल जाएगा कि इसमें ये होता है तो इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है, तो आप एक पैटर्न समझ पाओगे याद करने का। एनसीईआरटी में रैंडमली पढ़ोगे आपको पैटर्न नहीं मिलेगा, तो आई एम प्रोवाइडिंग यू द पैटर्न, है ना। तो हार्डवर्क उस पैटर्न को प्रोवाइड करने का है दोस्त। तो जो प्रोटिस्टा होता है, इस किंगडम के मेंबर्स मेनली या प्राइमरीली एक्वेटिक होते हैं, मतलब सर पानी में मिलते हैं, पानी में। मैंने कहा अच्छा, हाँ जी सर। तो इसमें से जब हमने बात करी बच्चों क्राइजोफाइट्स की, तो हमने देखा कि सर ये दोनों जगह मिलते हैं, ये फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं और ये समुद्र के खारे पानी में भी मिलते हैं। फ्रेश प्लस मैराइन, दिख नहीं रहा है तो बता दे रहा हूं, क्राइजोफाइट्स दोनों जगह मिलते हैं, इस बोथ पे ध्यान देना। फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं, मैराइन वाटर में भी मिलते हैं, फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं और मैराइन वाटर में भी मिलते हैं। उसके जस्ट बाद का एक यानी कि डाइनोफ्लैजिलेट्स बच्चों, ये सिर्फ मैराइन वाटर में मिलेगा। और उसके जस्ट बाद का एक यानी कि सर यूग्लिनॉइड बच्चों, ये सिर्फ फ्रेश वाटर में मिलेगा। और बाकी के दो की इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी ने हमें नहीं दे रखी है। अगर आप एनसीईआरटी में बीच बीच में लिखा हुआ पढ़ोगे, आपका बड़ा दिमाग खराब होगा कि यार इसको याद कैसे करूं। तो इसको यही निपटा दो कि सर पहले का जो दिया हुआ है क्राइजोफाइट्स वो दोनों जगह मिलता है, उसके बाद वाला सिर्फ मैराइन में मिलता है और उसके बाद वाला सिर्फ फ्रेश में मिलता है। और याद करने का पैटर्न मैंने बता दिया, CDESP। क्लियर है? तो अब पहले हम इसको अच्छे से शुरू करते हैं और पहली चीज को उठाते हैं, दैट इज अवर क्राइजोफाइट्स। सर पहली चीज, ये जो क्राइजोफाइट्स होते हैं ये प्लैंक्टन्स होते हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय प्लैंक्टन्स? प्लैंक्टन्स आर पैसिवली फ्लोटिंग, वैसे तो प्लांट्स भी हो सकते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स, जो प्लैंक्टन, यहां आप एनिमल्स लिख लो, इन वाटर बॉडीज। तो प्लैंक्टन्स क्या होते हैं सर? पैसिवली फ्लोटिंग एनिमल्स होते हैं। पैसिवली फ्लोटिंग, पैसिवली, एक्टिवली नहीं, पैसिवली। सर पैसिव मतलब क्या होता है? यानी कि एनर्जी का ये यूज नहीं करते होंगे। दैट मीन्स कि दे आर पैसिवली फ्लोटिंग, यानी कि ये एनर्जी यूज नहीं करते होंगे। जैसे ये मान लो कोई शैलो वाटर बॉडी, कोई पॉन्ड है आपके पास, कोई तालाब है, तालाब। तो इसमें ना छोटे छोटे से पैसिवली फ्लोटिंग एनिमल्स आपको मिलेंगे, ऐसे छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक होते हैं ये पैसिवली फ्लोटिंग एनिमल्स। इन्हें बच्चों प्लैंक्टन्स कहते हैं, है ना। कैसे होते हैं? छोटे छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, आंखों से भी कम ही दिखते हैं।
स्कोपिक होते हैं नेचर में, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। तो इन्हें अगर कोई फिश आएगी लेट से, कोई फिश आएगी लेट से, तो वो इन्हें खा लेगी, है ना भाई, वो इन्हें खा लेगी। तो ये फीड करते हैं छोटी फिश को, बड़ी फिश को नहीं। स्मॉल फिश इन्हें खाती है, इस स्मॉल फिश को फिर एक लार्ज फिश खाती है, और छोटे छोटे अदर ऑर्गेनिजम्स तो होते ही हैं, आप जानते ही हो। मान लो क्रोकोडाइल है तो वो लार्ज फिश को खा देगा, ठीक है, ऐसे चलते रहता है। तो प्लैंकटन्स आपको समझ में आया? हाँ जी सर। क्या इनका एनर्जी यूज होती है? नहीं होती। अब बात आई क्राइजोफाइट्स की, तो इसमें दो कैटेगरी आती हैं। क्या मैं नया पेज ले लूं यार? तो मैंने प्लैंकटन्स होते हैं ये तो बता दिया आपको, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, और एकदम कुर्सी की पेटी भाई साहब बांध लो, क्योंकि सर ऐसी बात है कि सर जी ये जो हमारे क्राइजोफाइट्स होते हैं, इनकी होती है सर जी दो कैटेगरी। एक होते हैं सर डाइएटम्स, और एक होते हैं सर डेस्माइड्स। डेस्माइड्स को बच्चों हम गोल्डन एल्गी भी बोलते हैं। सर जी एक होते हैं डाइएटम्स और एक होते हैं डेस्माइड्स, जिन्हें सर जी हम गोल्डन एल्गी भी बोलते हैं। अब कमाल की बात बताऊं, गोल्डन एल्गी के बारे में कुछ दिया नहीं है आपके एनसीईआरटी में, मैं क्या करूं बताओ? कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, खाली नाम दे दिया कि इसके अंदर दो कैटेगरी आती है। आप पढ़ लो एनसीईआरटी अभी के अभी, है ना, आप पढ़ लो अभी के अभी। तो बेसिकली क्या है कि डेस्माइड्स के बारे में कुछ दिया ही नहीं है, बस नाम आपको पता होना चाहिए कि क्राइजोफाइट्स के अंदर दो चीजें आती है, डाइएटम्स एंड डेस्माइड्स, गोल्डन एल्गी। और एल्गी लगभग फोटोसिंथेटिक होती है। हाँ जी सर, ये तो हमने पढ़ा था। इतना ही नहीं, मोस्ट ऑफ द क्राइजोफाइट्स, ज्यादातर जो आपके क्राइजोफाइट्स होते हैं बच्चों, दे आर फोटोसिंथेटिक। वो फोटोसिंथेटिक ही होते हैं, वो फोटोसिंथेटिक ही होते हैं। बात रही डाइएटम्स की, तो ध्यान से सुनो, डाइएटम्स हम किन्हें कहते हैं? सर डाइएटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ऑक्सीजन। मतलब ये वो बंदे हैं जो सबसे ज्यादा खाना बनाने के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर तो फोटोसिंथेटिक है, उसमें से भी जो सबसे ज्यादा खाना बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ओशन में, जो 55 बिलियन टन आपका खाना बनता है हर पर ईयर, उसके लिए जो चीफ प्रोड्यूसर्स हैं ऑफ ओशियन, उसका खिताब दिया है सर जी डाइएटम्स को, उसका दे रखा है सर डाइएटम्स को। सर इनमें दो थिन ओवरलैपिंग शेल्स प्रेजेंट होती हैं, दो थिन ओवरलैपिंग शेल्स, मतलब एक शेल ऐसे तो एक शेल ऐसे, कुछ ऊपर से ऐसे, दो थिन ओवरलैपिंग शेल्स इनमें प्रेजेंट होती हैं। तो ये कैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं? सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं सर? सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। दो थिन ओवरलैपिंग शेल्स होती हैं और सोप बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर ये बनाते हैं। तीसरी चीज, ऑन द आउटर साइड, ऑन द आउटर साइड of these shells, on these shells there is a deposition। कोई चीज आके डिपोजिट हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है। क्या इकट्ठा हो जाती है सर? सिलिका। सिलिका मतलब सर जी जैसे ये आपका एक सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है, इसका डाइएटम्स का, डाइएटम्स का दो थिन ओवरलैपिंग शेल्स के बने होते हैं, ये होते हैं आपके डाइएटम्स कुल मिला के। तो इनके बाहर एक डिपोजिशन हो जाता है, किसका डिपोजिशन सर जी? सिलिका का, सर जी सिलिका का। ये किसका डिपोजिशन हो गया सर? सिलिका, सिलिका, है ना बच्चे? सिलिका का क्या हो गया यहाँ पे सर जी? सिलिका का हो गया है डिकम्पोजिशन। तो सिलिका के डिकम्पोजिशन से क्या होता है? दिस मेक्स their walls indestructible। इसकी वजह से इनकी जो वॉल्स होती हैं उन्हें आप डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, वो इनडिस्ट्रक्टिबल बन जाती है, वो इनडिस्ट्रक्टिबल बन जाती है। अब सिलिका का डिपोजिशन हो गया, सिलिका बहुत हार्ड होता है,
तो वो टूटेंगी नहीं, पिचकेंगी नहीं। ये सोप बॉक्स ऐसा है जो पिचकेगा नहीं, जो पिचकेगा नहीं। तो इसी कारण बच्चों जब डाई एटम्स मरते हैं तो भाई मरे तो इनको कोई खा नहीं पाएगा क्योंकि सिलिका की इतनी हार्ड डिपोजिशन है। और जब ये मरेंगे तो ये नीचे डिपोजिट होते जाएंगे, है तो पानी में ही, तो समुद्र के नीचे तले में डिपोजिशन होता जाएगा। तो ये एक्यूमुलेट हो जाएंगे एट सरफेस ऑफ वाटर बॉडी, और वहां भी डिकम्पोज तो ये हो नहीं पाएंगे, वहां भी सर ये डिकम्पोज तो हो नहीं पाएंगे। क्यों? अरे सिलिका की लेयर है भाई बाहर से, डिकम्पोज तो नहीं हो पाएंगे। तो सर जैसे ये एक्यूमुलेट हो जाएंगे ना नीचे, तो ये डिकम्पोज तो हो नहीं पाएंगे, डिकम्पोज तो ये हो नहीं पाएंगे। तो क्या हो जाएगा सर? एक्यूमुलेशन होते जाएगा। किसका एक्यूमुलेशन होता जाएगा? डाई एटम्स का। किसका? डाई एटम्स का। तो ये इनका जमावड़ा लग जाएगा सर, ऐसे जमावड़ा, एक डाई एटम, दो, तो ऐसा एक्यूमुलेशन होता जाएगा, एक्यूमुलेशन होता जाएगा। तो ये एक्यूमुलेशन बढ़ता जाएगा और पूरी की पूरी अर्थ की पानी की सरफेस इनसे ही गिर जाएगी। तो इस फिनोमिना को हमने एक नाम दिया। ऐसा होने को बच्चों हमने एक नाम दिया, बोले तो डाई एटोमेशियस अर्थ। क्या नाम दिया भाई? सर डाई एटोमेशियस अर्थ। ऐसा होने को हमने एक स्पेशल नाम दिया है। ऐसा होने को, मैं कह रहा हूं, ऐसा होने को, है ना, ऐसा होने को हमने एक स्पेशल नाम दिया है, बोले तो डाई एटोमेशियस अर्थ। डाई एटोमेशियस अर्थ, ठीक है, डाई एटोमेशियस अर्थ। सर ये कितना टाइम लगता है ऐसा होने में? डाई एटोमेशियस अर्थ बनने में दोस्त इट टेक, 1-2 साल की बात नहीं है ये, बिलियंस ऑफ ईयर्स। सर जी कैसी बात कर रहे हो, इतने ऑर्गेनिज्म हर साल मर रहे हैं, बिलियंस ऑफ ईयर लग जाएंगे। अरे यहां देख, कहां देख, अच्छा मीडिया क्या, मैंने क्या लिखा था सर? ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ये प्लैंक्टन्स होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, वेरी स्मॉल इन साइज, वेरी स्मॉल इन साइज। ये बात है बच्चों, ये बात है। जैसे जैसे बूढ़े होते जाएंगे उतना ज्यादा डिपोजिशन सिलिका का बढ़ते जाएगा। जब छोटे छोटे होते हैं बेचारे, कोई मछली के पेट में चले गए तो चले गए, अदरवाइज अगर ये मर के नीचे गिर गए तो फिर आपकी दिक्कत हो जाएगी डाई एटोमेशियस अर्थ वाली। एक्चुअली ये दिक्कत नहीं है, अब सुनो ध्यान से, एक्चुअली ये दिक्कत नहीं है। अब यहां से तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्या सर? यूज केस। यूज केस सर, ये जो डाई एटोमेशियस अर्थ है, हाँ बेसिकली है तो क्या? डाई एटम्स प्रेजेंट इन सॉइल, बात तो सही है यार, और सिलिका की डिपोजिशन है। तो ये जो सॉइल होती है, डाई एटम्स जिसमें मर के गिरे हैं, वो ग्रिटी नेचर की होती है, ग्रिटी नेचर की। ग्रिटी नेचर मतलब जैसे पथरीली आपने कोई भूमि देखी होगी ना, वैसे ग्रिटी होती है, ग्रिटी। तो ग्रिटी होती है, तो इसका हम यूज करते हैं। कहां यूज करते हैं? पहला यूज केस है फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स। फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप्स। जैसे आपने देखा होगा यार, कभी हम पानी फिल्टर करते हैं ना, तो हम कंकड़ों से भी पानी फिल्टर कर सकते हैं, करते हैं ना। आपने कभी देखा होगा, पत्थर वत्थर डालते हैं, उसको कहीं रुई में अटका देंगे, ऊपर से गंदा पानी डालेंगे और वो आपका साफ होके आ जाएगा, है ना। दूसरा सर, इसका पॉलिश बनाने में यूज होता है, पॉलिशिंग। पॉलिशिंग के लिए इसका हम यूज जो है सर कर सकते हैं। अगली चीज बच्चों, आप चाहो तो लिख सकते हो, साउंड प्रूफ रूम्स भी इनसे बनाए जा सकते हैं। साउंड प्रूफ रूम्स एनसीईआरटी में नहीं दिया, ठीक है ना। तो ये हमने बात करी किसकी सर? क्राइजोफाइट्स की। मैं लास्ट में रिवीजन कराऊंगा आज का प्रोटिस्ट का, उसकी चिंता मत करो। और सही बता रहा हूं, उसको ज्यादा भाव मत देना, जितना ज्यादा भाव दोगे ना उतना गंदा ये चैप्टर आपके लिए बन जाएगा, मतलब इतना गंदा ये टॉपिक आपके लिए बन जाएगा। ये इजी ही लगता है सब बच्चों को, बस एक बार और पढ़ लेना, इजी ही लगेगा। बड़ा है मत सोचना, क्योंकि वास्तव में ये बड़ा नहीं है। जहां दिक्कत आती है, पहले ही बता दूं, फंजाई में आती है, क्योंकि तुम इसको एक बार 2 बार पढ़ोगे ना, तब भी थोड़ी सी कसर आपको लगेगी वहां पर, तो इसीलिए
ठीक है, चलो लिख लो इसको जल्दी जल्दी जल्दी। तो पहला हो गया सर क्राइजोफाइट्स। सर अब बढ़ो दूसरे की तरफ। सर जी अब बढ़ो दूसरे की तरफ। मैंने कहा बढ़ते हैं मेरे भाई, चलिए आइए देखते हैं। दूसरा क्या है हमारा? दूसरा है डाइनोफ्लैजिलेट्स। दूसरा क्या है? दूसरा है डाइनोफ्लैजिलेट्स। डाइनोफ्लैजिलेट्स के पहले देखो एनसीईआरटी ने कलर दे रखे हैं। कलर, कलर की ट्रिक बताता हूं जो मैंने बना रखी है। ट्रिक है बच्चों आरजीबी। आरजीबी लाइट आती है शायद, मेरे को फुल फॉर्म भी नहीं पता उस चीज की, बट ठीक है आरजीबी लाइट आती है शायद। उसके साथ एक और बी ऐड कर देना, है ना, या ऐसे याद कर लो यार, तुम्हें लिए बढ़िया बता देता हूं। राहुल गांधी की बीबी, ऐसे ध्यान में रख लो, ठीक है। बट मेल ने तो वही ठीक है यार, आरजी बी और फिर एक और बी। यानी कि सर ये रेड कलर के भी होते हैं, ये ग्रीन कलर के भी होते हैं, ये ब्राउन कलर के भी हो सकते हैं, या फिर सर ये ब्लू कलर के भी हो सकते हैं, यानी श्यान कलर के भी हो सकते हैं, श्यान कलर के भी हो सकते हैं। तो सर अगर ग्रीन कलर के होंगे तो क्या सर ये भी फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। तो आप देखो यार किस प्रकार के ऑर्गेनिजम्स हैं, ये फोटोसिंथेसिस भी कर लेते हैं। तो बहुत मिक्स्ड सा आपको किंगडम दिखेगा, है ना, बहुत ही मिक्स्ड सा किंगडम आपको। तो एक डाइनोफ्लैजिलेट आपकी एनसीईआरटी ने बना रखा है, मैं उसकी कोशिश कर रहा हूं बनाने की, ठीक है। आई डोंट नो कि वो कितना सही से आपको विजुअलाइज हो पाएगा, बट ठीक है, वी विल ट्राई अवर बेस्ट। तो ये एक डाई आइटम्स है जो आपकी एनसीईआरटी ने बना रखा है। कुछ ऐसे, इस डाई आइटम का एक नाम है स्पेशल, है ना, इस डाई आइटम का एक नाम है। पहली बात तो इसमें सेलुलोजिक प्लेट्स होती हैं। ये क्या है? 2 स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स हैं, 2 स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स हैं जो कि प्रेजेंट होती है। ये बीच में गड्ढा है प्लेट्स के, तो इसको क्या बोला? इसको बोला दोस्त फरो। फरो बिटवीन द प्लेट्स, फरो बिटवीन द प्लेट्स। तो इससे ना 2 फ्लैजिला निकलती हैं। कैसे? एक तो सर ऐसे लॉन्गिट्यूडनली निकल के जा रही होगी, लॉन्गिट्यूडनली, लंबी लंबी, ध्यान रखना, लॉन्गिट्यूडनली को ट्रांसवर्सली कर दूंगा, एग्जाम में आंसर गलत हो जाएगा। और दूसरा निकल रही होगी ट्रांसवर्सली फ्रॉम द फरो बिटवीन द प्लेट्स। लॉन्गिट्यूडनली मतलब लंबे में, लॉन्गिट्यूडनली मतलब लंबे में, है ना, ठीक है सर। तो ये क्या है? ये है लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला। और ये क्या है? ये है ट्रांसवर्स फ्लैजिला। और ये कहां से निकल ली है? फ्रॉम फरो। फरो मतलब होता है गड्ढा। किसके बीच का गड्ढा? बिटवीन द प्लेट्स, बिटवीन द स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट एक गड्ढा है, वहां से एक ट्रांसवर्स फ्लैजिला निकलती है, और एक फ्लैजिला इसकी ऐसी है जो लॉन्गिट्यूडनल निकलती है। तो ये सर हमने फिगर किसका बनाया है? ये बनाया है बच्चों गोनियोलॉक्स का। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसको प्रोनाउंस ऐसे ही करेंगे, गोनियोलॉक्स, गोनियोलॉक्स। अब बच्चा मैंने रेड कलर से लिखा, सर इसका मतलब ये रेड कलर का होता है, सर इसका मतलब ये रेड कलर का होता है। और सर ये बहुत बार मल्टीप्लाई करता है फास्टर, मल्टीप्लाई करता है सर तेजी से। सर मतलब कि ये रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता है। क्या करता है? रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता है। सर रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता है
तो सी टाइड को कैसी अपीयरेंस दे देता है मेरे भाई? सर जी रेड कलर की अपीयरेंस दे देता है, रेड कलर की अपीयरेंस दे देता है। और रेड कलर की अपीयरेंस दे देता है समुद्र के टाइड्स को कैसी अपीयरेंस दे देता है? सर रेड कलर की अपीयरेंस दे देता है, रेड कलर की अपीयरेंस दे देता है। तो इसे रेड सी भी बोला जाता है, रेड सी भी बोला जाता है। और सर जब ये इतना ज्यादा मल्टीप्लाई करता है, इतना ज्यादा मल्टीप्लाई करता है सर, जब गोनियोलॉक्स इतना ज्यादा मल्टीप्लाई करता है तो ये कुछ जहर्स को, कुछ टॉक्सिन्स को रिलीज करता है, टॉक्सिन्स को रिलीज करता है, क्योंकि ये टॉक्सिक है बड़ा, टॉक्सिक है बड़ा। विच कैन किल मैनी, विच कैन किल मैनी अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, जो बाकी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए बच्चों खतरा है। रेड टाइड बोलते हैं इसको, ठीक है, रेड टाइड, लाल लहर समुद्र की कौन प्रोड्यूस करता है? गोनियोलॉक्स। देख लो दोस्त, देख लो। अच्छा एक चीज ये देखो कि ये स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट कहां है, अंदर है कि बाहर है? सर ये बाहर है, ये तो हमें दिख ही रहा है। फिर भी लिख लो, फिर भी लिख लो, प्रेजेंट ऑन आउटर साइड, ठीक है। अब आगे बढ़ूं यार, आगे बढ़ूं यार, आगे बढ़ूं। हाँ जी सर बढ़िए, हाँ जी सर बढ़िए। तो अगला हमारा और छोटा है, क्राइजोफाइट देखा, हाँ जी सर देखा। डाइनोफ्लैजिलेट देखा। मैं एक बार में रिवीजन भी करा दूंगा इसका, उसकी टेंशन ना ले, बस अभी लिखते जा फटाफट। सर क्राइजोफाइट देख लिया, डाइनोफ्लैजिलेट देख लिया। अब सर तीसरा बता दो, तीसरा क्या है सर? सीडीई यानी कि यूग्लिना, यूग्लिना। तो बच्चों यूग्लिना का ना आपको डायग्राम थोड़ा सा पता होना चाहिए। यूग्लिना कुछ ऐसा सा दिखता है, और सर ये सर यूग्लिना अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे, यूग्लिना सर अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो आपको कुछ ऐसा सा बनाया है। ये बनाने के पीछे का लॉजिक समझो, इसको बहुत ही ऐसा ही लग रहा फ्लेक्सिबल सा होगा ये, बताओ ऐसा नहीं लग रहा है बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल सा होगा? यस सर, ऐसा तो सर हमें लग रहा है, ऐसा तो हमें लग रहा है। तो इसके पास बच्चों सेल वॉल नहीं होती, सेल वॉल absent। तो क्या होता है सर? इंस्टेड ऑफ सेल वॉल, अ प्रोटीन रिच लेयर इज प्रेजेंट, a protein rich layer is present which is called as pellicle, जिसे हम क्या कहते हैं? पेलिकल कहते हैं, पेलिकल कहते हैं। तो ऐसा कर लो, इसको ऐसे बनाओ, इसको पेलिकल या सेल वॉल क्या कहेंगे? कोई बोले, इसको सेल वॉल कहेंगे, इसको पेलिकल कहेंगे, याद है मीम, है ना? तो ये सेल वॉल नहीं है, ये पेलिकल है, याद रखना है आपको। कहीं किसी में सिलिका की डिपोजिशन है, किसी में कुछ है, इसके पास सेल वॉल नहीं है, बस ये याद रखना है, और किसी के पास होना हो, क्योंकि एनसीईआरटी में ये दे रखा है कि इसके पास सेल वॉल नहीं है, तो वो हमें ध्यान में रखना है। ये आपको दिख ही रहा है सर, दो इसके पास फ्लैजिला होते हैं, वन शॉर्ट एंड वन लॉन्ग। एक छोटी फ्लैजिला होती है और एक लंबी फ्लैजिला होती है। तो मूवमेंट कर सकता है, मूवमेंट कर सकता है। और एक चीज जो आप नहीं भूल सकते, पहला स्टेटमेंट पेलिकल वाला, प्रोटीन रिच लेयर, दूसरा फ्लैजिला वाला। और एक स्टेटमेंट जो आप नहीं भूल सकते, नहीं ही भूल सकते, वो क्या है? वो क्या है? ये बोलता है भाई साहब, पुण्य भी करता हूं
दान भी करता हूं। ध्यान से सुनना, युगलीना क्या बोलता है, पुण्य भी करता हूं, दान भी करता हूं, और कहीं भगवान ना बन जाऊं इसलिए थोड़े पाप भी करता हूं। हाँ भाई साहब, इसका ये फंडा है। सर मतलब मैं समझा नहीं। पुण्य दान मतलब कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें करता है भाई साहब, कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें करता है सर, यानी कि ये वेजिटेरियन है। अरे वाह भाई साहब वाह। सर यार इतना अच्छे अच्छे काम कर रहा है, तो फिर ये मानुस, ये कोई एनिमल थोड़ी में हुआ है, तो बढ़िया चीज है सर फिर तो इसीलिए ये थोड़े पाप भी करता है, यानी कि सर ये थोड़ा नॉन वेज जैसा भी है। मतलब नॉन वेज नहीं कहना चाहिए, ये ऑटोट्रॉपिक भी है। पहली चीज ये लिखो, ऑटोट्रॉपिक। सर ऑटोट्रॉपिक कैसे? अपना खाना खुद बना लेता है, पुण्य का काम करता है, किसी को बांट भी देगा, भाई खाना बना रहा है कोई, इसको खा लेगा, बात खत्म। और पाप भी करता है। सर ये हेटेरोट्रॉप भी है। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, सर ये क्या लॉजिक है? मतलब ये कैसे हो रहा है ऐसा सब कुछ? सुनो ध्यान से, अगर सनलाइट प्रेजेंट है तो ये बात कंफर्म है कि आपका जो युगलीना है भाई साहब वो ऑटोट्रॉपिक ही होगा। और तो और इसके जो पिगमेंट्स होते हैं, इसके जो सर जी पिगमेंट्स होते हैं, दे आर एक्चुअली सिमिलर टू हायर प्लांट्स। ये एक्चुअली हायर प्लांट्स के सिमिलर होते हैं। अगर सनलाइट प्रेजेंट है तो इसके पास इतने पिगमेंट्स हैं सिमिलर टू हायर प्लांट की मत पूछो। तो ये ऑटोट्रॉपिक का काम करता है। और अगर सनलाइट अब्सेंट है तो ये फीड करता है ऑन अदर स्मॉल ऑर्गेनिज्म। अब अपने से बड़ी मछली को थोड़ी में खा देगा, तो अपने से छोटे दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाता है, देयरफॉर हेटेरोट्रॉपिक है। तो आप ऐसे ध्यान में रख सकते हो कि भाई डिवाइन का एक गाना था सर, पुण्य और पाप। हाँ, ये वही वाली बात है कि ये पुण्य और पाप वाला फंडा है इसका। और तो आप हमेशा पुण्य करना दोस्त, आप हमेशा पुण्य करना। लिख लो जल्दी जल्दी लिख लो, जल्दी, टाइम नहीं है भाई साहब। क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। तो सर सी डी ई तीनों हो गए? बिल्कुल हो गए साहब। सर आप एस और पी भी करा दो। मैंने कहा देखिए सर एस फॉर आप क्या समझते हैं? सर मैंने कहा मैं तो स्लाइम मोल्ड समझता हूं। तो बिल्कुल सही समझते हैं आप सर। आप हमें पहले बताइए व्हाट आर स्लाइम मोल्ड्स, व्हाट आर स्लाइम मोल्ड्स। सुनना मेरी बात ध्यान से मेरे मित्र, मेरे दोस्त। स्लाइम मोल्ड्स हम किन्हें कहते हैं दोस्त? स्लाइम मोल्ड का मतलब होता है, पहले तो ये फिगर ध्यान में रखो, कुछ ऐसा सा दिखता है, फ्लैजिला कुछ ना होता, सूडोपोडिया प्रेजेंट होते हैं, फॉल्स फीट, जैसे अमीबा में आपने पढ़े होंगे ना, इनको आगे ले जाएगा ऐसे खाना पकड़ेगा। मतलब सर ये है, यहां पर मान लो कोई खाना पड़ा है तो इनको धीरे धीरे फैलाएगा अपनी बाहों, ऐसे धीरे धीरे इसको ट्रैप करेगा और धीरे धीरे इसको इनगल्फ कर लेगा भाई साहब, ऐसे। ठीक है, तो सूडोपोडिया प्रेजेंट होते हैं, फॉल्स फीट प्रेजेंट होते हैं। किसकी बात करी मेरी भाई मैंने? सर स्लाइम मोल्ड्स की बात करी। कम ऑन, किसकी बात करी मैंने? सर स्लाइम मोल्ड्स की बात करी, स्लाइम मोल्ड की बात करी। सर ये एस फॉर स्लाइम मोल्ड्स, ये एस फॉर सैप्रोफिटिक होते हैं। ले ना, ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं और हेट्रोट्रॉपिक में भी पैरासिटिक नहीं होते, होलोजाइक नहीं होते, सैप्रोफिटिक होते हैं। सर सैप्रोफिटिक का मतलब क्या है? सैप्रोफिटिक का मतलब क्या है? फर्स्ट डाइजेस्ट
देन एनगल्फ, जो ऐसा मोड करते हैं, पहले बाहर गलाएंगे सड़ाएंगे मटेरियल को, फिर उसको अंदर खींच लेंगे अपने बॉडी के। ठीक है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं सर, जैसे मान लो कोई डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पड़ा है हमारे पास, ये भाई साहब क्या है सर, ये डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पड़ा है। इस डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को ये डाइजेस्ट कराएंगे, एंजाइम्स छोड़ेंगे शरीर के बाहर, और इसको कन्वर्ट कर देंगे सर ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनिक मटेरियल में, और इस ऑर्गेनिक मटेरियल को फिर ये क्या कर देते हैं, इनगल्फ कर देते हैं। हमारे जैसा नहीं, हम होलोजोइक हैं, हम फर्स्ट इनगल्फ देन डाइजेस्ट, हम पहले खाते हैं फिर पेट में जाके पचाते हैं, ये अलग होते हैं। ये सेप्रोफिटिक है, फर्स्ट डाइजेस्ट देन इनगल्फ, उल्टे चलते हैं। तो इतना आपको ध्यान में रहेगा। बिल्कुल सर। सर अब ये जो स्लाइम मोल्ड होते हैं, ये दो चीजों को बड़ा ध्यान से देखते हैं। मैंने कहा क्या दो चीजें सर, पहला अगर इनके पास फेवरेबल कंडीशन है, सर पहला क्या, अगर इनके पास फेवरेबल कंडीशन है सर दोस्त, अगर फेवरेबल कंडीशन है तो क्या, तो सर ये ग्रो करेंगे कहां तक, ओवर सेवरल फीट। यस, ये ग्रो भी कर सकते हैं, जैसे प्लांट्स आपके ग्रो करते हैं, तो ये कुछ फीट्स तक ग्रो करेंगे और फिर डिस्पर्स हो जाएंगे, और फिर डिस्पर्स हो जाएंगे, या कह लो स्प्रेड हो जाएंगे कुछ फीट्स तक ग्रो करते करते। लेकिन अगर दोस्त अनफेवरेबल कंडीशन आएंगी, अनफेवरेबल कंडीशन आएंगी, मतलब इसको लग रहा है कि अभी मेरे को जाना नहीं है एटमॉस्फेयर में, अभी मैं रिलीज हो गया तो मेरे को कोई ना कोई मार देगा, क्योंकि है तो ऑर्गेनिज्म ही, दिमाग है इसके पास पूरा, तो इसको पता है कि अभी अगर मैंने अपने स्पोर्स डिस्पर्स कर दिए तो अभी हम मारे जाएंगे भाई, अभी ये एटमॉस्फेरिक कंडीशन हमारे साथ नहीं है। तो ये क्या करेगा सर जी, ऐसे ऐसे कुछ फ्रूटिंग बॉडीज बना देगा, इनको बोलते हैं बच्चों फ्रूटिंग बॉडीज। फ्रूटिंग बॉडीज मतलब ये ऐसी बॉडी है जिसके ऊपर ऐसे फल लगा है, देखो फ्रूट्स लगा है। तो इस फ्रूटिंग बॉडी में क्या होता है दोस्त, स्पोर्स आर प्रेजेंट एट टिप। भाई साहब बहुत खतरनाक इनके मार करके सीधे मुंह में जाती है, अगले दिन जुकाम है ना। तो स्पोर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं टिप में, स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं टिप में। तो अब इन्होंने स्पोर फॉर्मेशन कर दिया, कब करा स्पोर फॉर्मेशन, अनफेवरेबल कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन में। एक बार इसको लिखो, अच्छा एक चीज सुनना, अनफेवरेबल कंडीशन में ये अपने को नॉर्मल कंडीशन से अलग बनाएंगे, तो इसे क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन करेंगे ये अपना, और फ्रूटिंग बॉडी बना देंगे, ग्रो करके फैलेंगे नहीं, फ्रूटिंग बॉडी बना देंगे। अब देखो फायदा क्या हुआ फ्रूटिंग बॉडी बनाने का। सर पहले तो सिंपल फैल जा रहे थे, बिल्कुल फैल जा रहे थे। तो सर अब क्या फायदा हो गया, अब फायदा ये हो गया कि दोस्त इसने स्पोर्स बना दिए हैं। अब ये जो स्पोर्स हैं, दे पोजेस ट्रू सेल वॉल। सर इनमें सच्ची मुच्ची वाली बढ़िया वाली सेल वॉल होती है, तगड़ी वाली, और ये सेल वॉल है। तो दिस सेल वॉल मेक्स दीज स्पोर्स एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट इवन इन वेरी हार्श कंडीशन, बहुत हार्श कंडीशंस में भी इन्हें एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट बना देती हैं। एंड देन दीज स्पोर्स आर dispersed by एयर करंट्स, और फिर इन स्पोर्स को डिस्पर्स कर दिया जाता है, फैला दिया जाता है आपका एयर करंट्स के द्वारा, बताइए सर। एक इसकी बात कर दी, CDES की बात कर दी, सर लास्ट बचा प्रोटोजोन। ध्यान से सुनना मेरी बातों को, एक चीज कवर करा दी है।
आगे बढ़ो दोस्त, बढ़ो सर जी, बढ़ो बढ़ो बढ़ो। सर अब हम किसको पढ़ रहे हैं? अब हम पढ़ रहे हैं दोस्त प्रोटोजोअन्स को। प्रोटोजोअन्स किसमें आते हैं? प्रोटिस्ट में। किसमें आते हैं? प्रोटिस्ट में। इतना पता है ना? प्रोटिस्टा पढ़ रहे थे किंगडम, उसके अंदर एक फाइलम है, 5वां फाइलम है प्रोटोजोअन्स। तो ये मुंडी खुली रखना अपनी थोड़ी, है ना, मुंडी खोल के चलना। अब सुनो ध्यान से, ऐसा माना जाता है, क्या सर? ऐसा माना जाता है कि हम जो एनिमल्स इवॉल्व हुए हैं, जो हमारा एनिमल्स का बनना शुरू हुआ ना, एनिमल्स में बहुत आते हैं, पॉरीफेरा, स्पंजिस, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, निमेथेल्मिन्थी बोलते हैं, एनालीडा, है ना, उसके बाद आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, बहुत आते हैं एनिमल्स में। अभी हम पढ़ने वाले हैं उसको। तो ऐसा माना जाता है कि ये सारे एनिमल्स एक सीक्वेंस में इवॉल्व होते गए। और इवॉल्व कहां से हुए? एक प्रोटिस्ट से, और प्रोटिस्ट में भी किससे हुए? प्रोटोजोवन से। प्रोटिस्ट में भी किससे हुए? प्रोटोजोवन से। तो सर जी, मैंने कहा हां सर, इन्हें क्या माना जाता है? सर जी, इन्हें माना जाता है प्रिमिटिव रिलेटिव, प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। ऐसा माना जाता है सर जी, ये रिश्तेदार है हमारे, ये तो हमारे रिश्तेदार हैं। ठीक है, ठीक है, पहला पॉइंट। सर दूसरी चीज, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है? ऑटोट्रोपिक होते हैं क्या? हम ऑटोट्रोपिक होते हैं? हम होते हैं क्या एनिमल्स? नहीं। तो ये भी कहां से होंगे? हम भी तो इन्हीं से बने हैं, हेटेरोट्रॉप, हेटेरोट्रॉपिक। सर हेटेरोट्रॉपिक में भी ये क्या होते हैं? या तो पैरासिटिक होंगे या प्रेडेटर होंगे। मतलब सर या तो किसी को मार के खा लेंगे, जैसे शेर खा लेता है, वो इट इज अ प्रेडेटर, या फिर पैरासिटिक होंगे, जैसे जुआ है, लीच है, जौक है, खून चूस के पीने वाले, दूसरे के ऊपर रहने वाले, या तो वैसे होंगे। सैप्रोफिटिक नहीं होंगे, बाहर गला के अंदर नहीं लेंगे, या हमारी तरह पूरा नहीं खा सकते। पैरासिटिक होते हैं, दूसरे की बॉडी में चिपक के उसको खाएंगे या दूसरे को मार के ही खा देंगे। तो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं सर जी प्रोटोजोअन्स। क्लियर है सर? अब जो हमारा प्रोटोजोआ है उसमें अलग अलग कैटेगरी आती है सर, जैसे अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स, जैसे फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स, जैसे सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स, और जैसे कि स्पोरोजोअन्स। तो सबसे पहली हम बात करते हैं आपका अमीबॉइड, अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स की। सबसे पहली हम बात करते हैं अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स की। सर अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स का मतलब क्या है? इसका मतलब है दोस्त अमीबा लाइक, अमीबा लाइक मतलब इसमें सूडोपोडिया, या जिसे आप सूडो मतलब होता है फॉल्स, पोडिया मतलब होता है फीट, फॉल्स फीट कहते हैं, क्या वो प्रेजेंट रहेगा गुरुजी? बिल्कुल रहेगा सर। ये अमीबा जैसे होते हैं अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स, क्या इनमें सूडोपोडिया, क्या इनमें फॉल्स फीट प्रेजेंट रहेगा? बिल्कुल रहेगा सर। सर ये कहां कहां मिल सकते हैं? सर ये मैराइन वाटर में मिलते हैं, ये फ्रेश वाटर में मिलते हैं, यहां तक कि गीली जगहों में भी मिल जाते हैं, डैम्प प्लेसेस में भी मिल जाते हैं। डैम्प मतलब होता है गीला, डैम्प मतलब होता है मेरे दोस्त गीला। ठीक है, इतनी बात? हाँ जी गुरुजी, कर दी इतनी बात तो आपने। सर इनकी जो मैराइन फॉर्म्स होती है, मैराइन फॉर्म्स, अब मैराइन फॉर्म्स में क्या हो सकता है सर? अभी तक हमने क्या पढ़ा है? सिलिका का डिपोजिशन, सिलिका का डिपोजिशन, सिलिका का डिपोजिशन हो सकता है, में है। सर इसका एग्जाम्पल क्या है? एंट अमीबा हिस्टोलिका। आपके सिलेबस में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में हम इसका डिस्कशन करेंगे। सर जी इसका जो है एग्जाम्पल क्या है? वो है एंट अमीबा। एंट अमीबा पैरासाइट होता है। डिस्कशन तो मेरे भाई ह्यूमन हेल्थ में करेंगे, पर मैं आपको यही भी बताऊंगा कि ये क्या कॉज करता है। गुरुजी ये कॉज करता है अमोइबिक डिसेंट्री, डिसेंट्री। इसका मतलब जो आदमी की स्टूल होती है, जो पॉटी होती है, उसमें खून आने लगता है, वेरी वेरी पेनफुल। आई बात समझ में? 2 दिन भाई कब्ज हो जाए इंसान वैसे ही परेशान हो जाता है। कहां है अमीबिक डिसेंट्री? पैरासाइट आपकी शरीर में घुस जाएगा और वो कर देगा जो आप नहीं चाहते हो। तो ये क्या हो गया? अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स हो गया। क्लियर है ना बात?
हाँ जी सर, आगे बढ़ते हैं सर। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स के बाद आते हैं सर हमारे फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, जिनके पास फ्लैजिला होती है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स सर, इसका एग्जाम्पल तो बताओ। एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा यार, ट्रिपैनोसोमा। अरे नहीं पढ़ा? अरे ये वही तो है जो बीमार, नींद नहीं आने देता है। यही है वो हरामी, स्लीपिंग सिकनेस कॉज कर देगा दोस्त। आदमी बहुत परेशान हो जाता है। एक दिन नींद ना लेके देखो, पता चल जाएगा। ये तो रोज का है। अगर एक बार ये शरीर में घुस गया तो, एक बार ये सर शरीर में घुस गया तो। सर ये जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स हैं, इनकी एक खास बात है, ये फ्री लिविंग भी होते हैं। मतलब ये बिना किसी में रहे भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं, या ये पैरासाइट्स भी हो सकते हैं। होंगे तो हेटेरोट्रॉपी, या तो आपकी शरीर में नहीं जाएंगे तो भी इनका काम चल जाएगा। मतलब फ्री लिविंग, किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर जाके चिपकते नहीं है बाहर से या अंदर से। और पैरासाइट्स होते हैं, या पैरासाइट्स हो भी सकते हैं, किसी में जाके चिपक भी सकते हैं। जैसे ट्रिपैनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस कॉज करेगा तो आपके शरीर में तो घुस ही रहा है वो। तो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स का मतलब सर नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या प्रेजेंट होगी दोस्त, फ्लैजिला प्रेजेंट होगी, जो इनका मूवमेंट कराती होगी। कुछ भी नहीं यार, ट्रिपैनोसोमा का एक स्ट्रक्चर याद कर लो, फ्लैजिला वाला कुछ भी याद करो ना दिमाग में, फ्लैजिला को याद करने के लिए। तो नाम ही बता रहा है यार, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, इतना ही दिया है एनसीईआरटी ने। सर अमीबॉइड हो गया, फ्लैजिलेटेड हो गया, अब पढ़ लेते हैं सीलिएटेड। सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, ध्यान रखना बच्चों को कनेक्ट नहीं होता। पढ़ प्रोटोजोन्स रहे हैं, पढ़ प्रोटिस्टा के अंदर रहे हैं, है ना। बार बार रिवीजन करोगे तब चीजें क्लियर होंगी आपको। अभी लेक्चर देखते वक्त मजा आएगा, ये याद नहीं होगा, लेकिन हो रहा है तो यू आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट, कि आपका ध्यान 100% है। सीलिएटेड प्रोटोजोन सर, जैसे ये अपना क्या बोलते हैं सर इसको, पैरामीशियम। चप्पल की शक्ल होती है इसकी, तो इसको स्लीपर लाइक बोल देते हैं। अरे चप्पल जैसा नहीं है क्या यार ये? मतलब वैसे देखो ना, ऐसे ऐसा होता है चप्पल, ऐसे 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 देखो चप्पल बन गया है ना। तो स्लीपर लाइक ऑर्गेनिज्म होता है, फ्लैट होता है, फ्लैट होता है। ये क्या है सर इसकी, ये इसका माउथ है, ये इसकी ओपनिंग है, जिसे गलट कहते हैं, गलट कहते हैं। ये एग्जाम्पल है, ठीक है, सीलिएटेड प्रोटोजोन्स का। इसमें बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट होते हैं, सीलिया प्रेजेंट होते हैं। सीलिएटेड प्रोटोजोन्स का एग्जाम्पल है पैरामीशियम, जिसमें बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट होते हैं। सर इतना ही नहीं, ये जो पैरामीशियम है इसमें 2 न्यूक्लियस भी होते हैं, तो सर ये बाई न्यूक्लिएटेड भी होता है, बाई न्यूक्लिएटेड भी होता है। और थाउजेंड्स ऑफ सीलिया होंगे। क्यों सर? दोस्त अगर फ्लैजिला 1-2 भी होंगे ना, काम चल जाएगा, क्योंकि बड़े लंबे होते हैं। सीलिया छोटे छोटे से होते हैं, तो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करना पड़ता है, तो 1-2 से काम नहीं चलता, 1-2 से काम नहीं चलता। क्लियर है? तो ये सारे क्या करेंगे, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करेंगे। अब जो चीज बता रहा हूं उसके लिए आपको कुछ पता होना चाहिए, तो जो पता होना चाहिए वही मैं बता देता हूं कि ये जो पैरामीशियम है ये एक्वेटिक होता है और मूव करते रहता है। एक्वेटिक एंड एक्टिवली मूविंग, लगातार हिलता डुलता रहेगा, और ये पानी लगातार गलेट से अंदर को डालते रहेगा, तो पानी के थ्रू फूड भी अंदर को ले लेता है। तो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करते हैं सीलिया, जिससे मूवमेंट होता है किसका, ऑफ फूड एंड वाटर। किसके द्वारा होगा, वाया गलेट। भाई साहब गलेट तो प्रेजेंट है, पर गलेट से भी अंदर को कौन डालेगा पानी, कोई तो चाहिए। हमारी तरफ जबड़ा थोड़ी में चलेगा, इसका जबड़ा थोड़ी में उसके पास सीलिया है, तो वो सीलिया का मदद करता है पानी को यहां डालने के लिए, यहां डालने के लिए। आई बात समझ में? कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, सारे सीलिया एक साथ चलेंगे, एक साथ, चप्पू की तरह, ओर्स की तरह, लाइक ओर्स मूव करते हैं, लाइक ओर्स मूव करते हैं। चप्पू होती है ना जैसे नाव की, ओर्स मतलब क्या होता है, OARS मतलब चप्पू।
तो नाव की चप्पू की तरह ये सीलिया मूव करते हैं और पूरा कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है, सब एक साथ काम करते हैं, तब जाके कहीं मूवमेंट होता है। फ्लैजिला थोड़ी में कि एक बड़ा फ्लैजिला हो गया, एक दो से ही काम चल जाएगा, नहीं, छोटे छोटे हैं तो बहुत सारे होने पड़ेंगे। कर लो। ठीक है सर, ये हो गया सीलिएटेड। और लास्ट क्या है, लास्ट क्या है, लास्ट 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 सॉरी सीलिएटेड, और लास्ट क्या है, स्पोरोजोवंस। स्पोरोजोवंस सर, जोआ मतलब हो गया एनिमल्स और स्पोरो मतलब हो गया स्पोर। सर बस समझ गया सर, में ये स्पोर बनाते हैं ना सर, ये ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी लाइफ स्टेज में किसी भी एक टाइम पे स्पोर वाली स्टेज आती है ना सर? मैं समझ गया सर, मैं बहुत होशियार हूं। मैंने कहा बढ़िया, गलत है। क्यों भाई साहब? नाम स्पोरोजोवंस इसलिए है क्योंकि इनकी लाइफ स्टेज में एक टाइम पे स्पोर जैसी स्टेज होती है, स्पोरस स्टेज नहीं होती, स्पोर लाइक स्टेज होती है। ये शब्द मत खा जाना एनसीईआरटी का। सर मैंने तो एनसीईआरटी भी पढ़ी थी, वही कह रहा हूं, तूने ढंग से नहीं पढ़ी। स्पोर लाइक स्टेज होती है, स्पोरस स्टेज नहीं होती, स्पोर जैसी स्टेज होती है। और इनसे क्या घबराना यार, इनसे तो अपना रोज का नाता है। सर कैसे? अरे भाई साहब, तुम क्या कहते हो सर? मच्छर को दोष देते हो, मच्छर को। सर मच्छर ना मतलब सर ऐसे ही है। क्यों? मैंने कहा क्यों? सर मलेरिया कर देते हैं, मलेरिया, मलेरिया बहुत फैलाता है मच्छर। सर वो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो मॉस्किटो वो, अरे वो तो सिर्फ एक वेक्टर है। मतलब क्या बोल रहे हो सर? ऐसा वेक्टर का मतलब जो गाड़ी का काम करे, एक सामान को इधर से उधर पहुंचाने का। तो मान ले बीमारी है, ये बीमारी है, तो मच्छर इस बीमारी पे बैठता है तो बीमारी उसके पैरों में चिपकती है, उसके मुंह में चिपकती है, और जब मच्छर उस बीमारी को लेकर तेरे को काटेगा तो वो बीमारी तेरे अंदर चले जाएगी। मतलब मच्छर तो वेक्टर है, असली बीमारी तो कुछ और है, वो ये है स्पोरोजोवंस। ये ऐसा एनिमल है, ये ऐसा एनिमल है जो स्पोर प्रोड्यूस करता है और जो ह्यूमन लाइफ पे स्टैगरिंग इफेक्ट दिखाता है, हैरत अंगेज इफेक्ट दिखाता है। तो इसमें से मोस्ट नोटोरियस होता है आपका प्लाज्मोडियम। नोटोरियस मतलब शैतान, शैतान होता है आपका प्लाज्मोडियम। ये कॉज करता है, ये कॉज करता है गुरुजी मलेरिया को। इसको मलेरिया को, माल मतलब बैड, एरिया मतलब एयर। जब गंदी हवा होती है आसपास में, जब गंदी हवा होती है आसपास में, गंदा वातावरण होता है, वहां ये पैदा बहुत होते हैं। एनसीईआरटी लिखती है कि इसके स्टैगरिंग अर्थात हैरत अंगेज कर देने वाले, बहुत बीमार करता है भाई साहब, ये बहुत बीमार। स्टैगरिंग इफेक्ट है सर, मतलब हैरत अंगेज कर देने वाले इफेक्ट हैं किस पे? ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन पे स्टैगरिंग, हैरत अंगेज कर देने वाले इफेक्ट हैं सर इसके, इस प्लाज्मोडियम के। स्पोरोजोवंस का ही भाई है। बताओ दोस्त। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर प्रोटिस्ट। हमने सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कवर किया, मोनेरा कवर किया, एंड नाउ वी हैव फाइनली कवर्ड प्रोटिस्टा। अब हमारे पास फंजाई बचता है, प्लांटाइनी में। आगे बढ़ते हैं, एक लेक्चर फंजाई का आएगा, हो सकता है फंजाई के 2 डालूं क्योंकि बड़ा टॉपिक है, समझ में नहीं आता है। और उसके बाद वायरॉइड्स, वायरसेस, प्रायोन्स, लाइकेंस, छोटा टॉपिक है, ये हम एक ही लेक्चर में कर लेंगे। फंजाई के 2 लेक्चर आ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।